हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क है, अ, सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके। ख है, खाली स्थान क्षेत्र के श्रमिक वस्तु का उत्पादन नहीं करते। तो कौन सा? तो तृतीय वर्ग के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ग आती है, खाली स्थान क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। किसका? तो संगठित क्षेत्र के अधिकांश को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर घ क्या है, आइए देख लेते हैं। घ है, भारत में खाली स्थान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो बड़े अनुपात में श्रमिक। नेक्स्ट है, खाली स्थान कपास एक उत्पादक, खालिस्तान कपास एक खालिस्तान उत्पाद है और कपड़ा का एक उत्पाद है प्राकृतिक का। ओके। नेक्स्ट है विनिर्मित का। ओके। नेक्स्ट आती है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां क्या है? तो यह परस्पर निर्भर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, सही उत्तर चयन करना है आपको। तो आइए देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार पर विभाजित है वह, इसमें आपको सही उत्तर कौन सा है वो आपको बताना है। तो ये कुछ आंसर है जिसे कि आप नोट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, निम्नलिखित को मेल करना है। तो आइए देख लेते हैं। पहला है, असिंचित भूमि क्या हो जाएगा? सरकार द्वारा नहरों का निर्माण होता है इसमें। तो इसका पहला का ड हो जाएगा, दूसरा का ब हो जाएगा। दूसरा क्या है, फसलों का कम मूल्य सरकार विपणन समिति हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा का य, तीसरा क्या है, कर्ज भार। कर्ज भार का क्या हो जाएगा? कम ब्याज पर बैंकों द्वारा खास उपलब्ध कराना। ओके। इसके बाद चौथा, चौथा का क्या हो जाएगा? चौथा है, मंडी काल में रोजगार का अभाव क्या हो जाएगा? तो कृषि आधारित मिलों की स्थापना होती है। ओके। पांचवा है, कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स, यानी कि स क्या है, सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली। ओके। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, विषय की पहचान करें और बताइए क्यों। तो क है, पर्यटन निर्देशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार। तो ये इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? तो पर्यटन निर्देशक, यह विषय असंगत है क्योंकि इसकी सेवाएं संगठित क्षेत्र में आती है। इसका कार्य सरकार के नियमों के अनुसार होता है, बाकी सभी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। ओके। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, शिक्षा, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर सब्जी विक्रेता। यह विषय क्या है? तो असंगत है क्योंकि सब्जी विक्रेता प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं से जुड़ा होता है जबकि अन्य सेवा के क्षेत्र में आते हैं। ग है, डाकिया, चर्मकार, सैनिक, पुलिस, कांस्टेबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चर्मकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह विषय असंगत है क्योंकि यह निजी क्षेत्र में आता है, बाकी सब सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। घ है, एमटीएनएल, भारतीय रेल, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑयल इंडिया रेलवे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेट एयरवेज। यह निजी क्षेत्र का उद्यम है, बाकी सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है, इसलिए यहाँ सहारा एयरलाइंस असंगत है। ओके। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यह एक शोध छात्र के ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों ने मिलकर निम्न आंकड़े तैयार किए हैं। यह कुछ आंक इसके बाद है, तालिका को पूरा कीजिए, इस शहर में असंगत क्षेत्रों में श्रमिकों की प्रतिशत कितनी है। तो आइए देख लेते हैं। पहला है, सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालय और कारखानों में क्या है? तो यह संगठित है, कितने हैं? तो 15 है इसका प्रतिशत। ओके। श्रमिकों का ये कार्यस्थान है, रोजगार की प्राकृतिक प्रतिशत है। औपचारिक अधिकार पत्र साहित्य बाजारों में अपना दुकान, कार्यालय और क्लिनिक संगठित है, 15 है। नेक्स्ट है, सड़कों पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक असंगठित है, 20 है। नेक्स्ट है, छोटे कार्यालय दो जो प्रायः सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते, असंगठित होती है, 50 होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए कि कैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है क्योंकि विभिन्न लोग विभिन्न आर्थिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं जिन्हें निम्नलिखित
तथ्यों से स्पष्ट किया जा सकता है। क्या क्या तथ्य है, तो आइए देख लेते हैं। क है, प्रतिदिन हम देखते हैं कि विभिन्न लोग विभिन्न कार्यों करते हैं, जैसे किसान हल चलाता है, धोबी कपड़े धोता है, अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है, डॉक्टर रोगियों का उपचार करता है, कुछ लोग बैंकों को जाते हैं तो कुछ फैक्ट्रियों को जाते हैं इत्यादि। इन सभी लोगों का उद्देश्य आय अर्जित करना है, अतः ये सभी गतिविधियों जिनसे आय अर्जित होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ओके, इन आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन की उपयोगिता है, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था की प्रकृति व महत्व स्पष्ट होता है। ओके, एवं ख है, क्षेत्र के विभाजन के कारण ही किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए भारत जैसे विकासशील देश में अधिकतर लोग प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं से जुड़े होते हैं, जबकि अमेरिका जैसे विकसित क्षेत्र में ज्यादातर लोग द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र से जुड़े होते हैं। ओके, ग आती है, इसी विभाजन के आधार पर सरकार गैर कृषि क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर सृजित कर सकती है। नेक्स्ट टाइम, इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए, तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है, प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही केंद्रित इसलिए करना चाहिए क्योंकि इन्हीं दो बिंदुओं के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान की सीमाएं हो सकती है। प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार व सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर ही किसी देश की अर्थव्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। कृषि प्रणाली में बदलाव आने से कृषि क्षेत्र काफी समृद्ध हो गया है। इससे उत्पाद का कई गुना बढ़ चुका है। अनेक लोग बहुत से अन्य कार्य करने लगे हैं जो पहले कृषि पर आधारित थे, जैसे कि शिल्पिया और व्यापारियों की संख्या बढ़ने से क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई है। नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए हैं और इनका प्रसार होने लगा है। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का इस्तेमाल करने से लगे, जिससे द्वितीय क्षेत्र में सकेलू घरेलू उत्पाद और रोजगार का महत्व बढ़ा है। विकसित देश का अध्ययन करने पर पता चलता है कि द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की और पुनः बदलाव हुआ है। इसकी वजह से सकेल घरेलू उत्पाद व रोजगार की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि सेवा क्षेत्र का महत्व अधिक बढ़ने लगा है। भारतीय में धीरे धीरे तीन क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद का पैटर्न तो विकसित देशों के अनुरूप है, परंतु रोजगार के पैटर्न में विकसित जैसा बदलाव नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की लंबी सूची बनाएं। उन्हें आप किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जीविका के लिए काम करने वाले वयस्कों के सभी कार्यों की लंबी सूची निम्न है। पहला है डॉक्टर, अध्यापक, अभियंता, इलेक्ट्रीशियन, दुकानदार, धोबी, किसान, निर्माण में लगा श्रमिक, बीमा प्रबंधक, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, घरेलू नौकर, फैक्ट्रियों का मालिक, दूध विक्रेता, दर्जी इत्यादि। इन कार्यों को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि क है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें सब्जी उत्पादक, किसान व जमींदार शामिल है। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, इसमें विनिर्माण में लगा श्रमिक एवं फैक्ट्री मालिक शामिल है। तीसरा है तृतीय क्षेत्र, इसमें अध्यापक, डॉक्टर, अभियंता, इलेक्ट्रीशियन, दुकानदार, धोबी, दूध विक्रेता, बीमा प्रबंधक, सरकारी कर्मचारी, घरेलू नौकर इत्यादि शामिल होंगे। इसके बाद है संगठित क्षेत्र, इसमें डॉक्टर, अभियंता इत्यादि शामिल है। इसके बाद है संगठित क्षेत्र में दुकानदार, धोबी, दर्जी, दुग्ध विक्रेता, घरेलू नौकर व इलेक्ट्रीशियन इत्यादि शामिल होंगे। इसके बाद सरकारी क्षेत्र में अध्यापक, डॉक्टर व सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे एवं निजी क्षेत्र में डॉक्टर, अभियंता, अध्यापक इत्यादि शामिल होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों को से भिन्न कैसे है। सो उदाहरण में आपको व्याख्या करना है। तो तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से विभिन्न है क्योंकि इसकी गतिविधियां अन्य क्षेत्र जैसे कि प्राथमिक एवं द्वितीय के विकास में मदद करती है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदाम में भंडारित करने की आवश्यकता महसूस होती है, अतः परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। इसमें अध्यापक, डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट्स इत्यादि की सेवाएं को शामिल किया जाता है। आजकल इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर इत्यादि की सेवाएं एवं क्षेत्र की महत्वपूर्ण सेवाओं में एक है। इन सभी सेवाओं से प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र को भी बल मिलता है। ओके, नेक्स्ट टाइम
प्रछन्न बेरोजगारों से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। तो प्रछन्न बेरोजगारी सभी पार उन स्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे होते लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। वास्तव में यह एक अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक है जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मुरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं। वे दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम काम कर पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रछन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में विद्वान है। उदाहरण के लिए यदि एक किसान के पास 3 हेक्टेयर भूमि है तो उसके परिवार में 7 सदस्य हैं जो सभी क्षेत्र करते हैं कृषि करते, परंतु यदि इनमें 3 सदस्यों को इस कार्य से निकाल दिया जाए तो पैदावार में कोई अंतर नहीं आता। अतः 3 लोग प्रछन्न बेरोजगार हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, खुली बेरोजगारी और प्रछन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, खुली बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति वर्तमान मजदूरी पर काम तो करना चाहते हैं परंतु उसे काम नहीं मिलता। लेकिन प्रछन्न बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जितने व्यक्ति चाहिए उससे अधिक व्यक्ति काम लगे हुए होते हैं। ओके, और खुली बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है जबकि प्रछन्न बेरोजगारी ग्रामीण में पाई जाती है। नेक्स्ट टाइम, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाती? क्या आप इससे सहमत है? अपने समर्थ में कराए दीजिए। तो आइए देख लेते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले 40 सालों में 1971 से 2011 में प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि दर्ज हुई है। 2010-11 में तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रों में उभर कर आया है। तृतीय क्षेत्र से आय बढ़ने से व्यक्ति ने नई सेवाएं, पर्यटन, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग आरंभ कर दी है। लेकिन द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के पर्याप्त स्तर पर रोजगार उपलब्ध नहीं कराए हैं। तृतीय क्षेत्र के उत्पादों में तो 14 गुना से अधिक वृद्धि हुई है लेकिन रोजगार में केवल 5 गुना से कम वृद्धि अर्जित की गई है। इससे यह नतीजा निकल सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन आज भी रोजगार देने से प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र से पीछे हैं। नेक्स्ट टाइम, भारत में सेवा क्षेत्र के 2 विभिन्न प्रकार के लोगों नियोजित करता है। ये लोग कौन हैं? तो भारत में सेवा क्षेत्र में 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित है। पहले प्रकार में उन अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रखा जाता है जिनकी सेवाएं की संख्या सीमित है। दूसरे प्रकार में छोटी दुकानें, मरम्मत कार्य, परिवहन इत्यादि में लगे लोग शामिल है। इसकी संख्या बहुत अधिक है जो बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत है? अपने समर्थन में कारण दीजिए। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की नौकरी सुरक्षित नहीं होती। उन्हें किसी भी समय बिना कारण बताए नौकरी से निकाला जा सकता है। उन्हें कम वेतन देकर अधिक समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। सरकारी नियम जो श्रमिकों सहायता के लिए बनाए गए हैं उनका उनमें कोई अनुसरण नहीं होता। उपयुक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। नेक्स्ट टाइम, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर अनेक मापदंड के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकती है। मुख्यतः आर्थिक गतिविधियों को 3 प्रकार के क्षेत्र वर्गीकरण में रखा जाता है। क है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। ख है संगठित, असंगठित। ग है सार्वजनिक और निजी। इन क्षेत्र से हम आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं क्योंकि कुछ गतिविधियां वस्तु का उत्पादन करती है तो कुछ सेवाएं का सृजन करती है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।